Hello students. Students, in the previous class we have started a new topic of chapter number 1 which is named as solubility, and we have discussed some subtopics of the topic solubility. We have discussed the solubility of a liquid in liquid, and thereafter we discussed about the solubility of solid in liquid, and at the very last moment we were discussing about the solubility of gases in liquid. So students, आज जो कल हमने किया उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गैसेस को, गैसेस की सोलिबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, किसमें? लिक्विड के अंदर गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और प्रेशर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, द सोल्युबिलिटी तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है? द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए तो सिंपल लाइन है बिल्कुल कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो लिक्विड के अंदर जो सोल्युबिलिटी है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है। क्यों होता है? रीजन हम पढ़ेंगे। रीजन क्या है इसका? एज गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जो है लिक्विड के अंदर जो जब गैसेस डिसॉल्व होती हैं तो हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट बाहर आती है। ठीक है, हीट बाहर आती है तो प्रोसेस कौन सी होती है जिसके अंदर हीट बाहर आती है प्रोडक्ट के साथ? वो कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें हीट ऑलरेडी बाहर निकल रही है, तो क्या उसको हीट की ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी या कम हीट की आवश्यकता होगी? उसको कम हीट की आवश्यकता होगी। तो कम हीट की आवश्यकता होगी तो यानी कि कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अगर ज्यादा टेम्परेचर डालेंगे उस पर तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है गैसेस जो है जब डिसॉल्व करती है लिक्विड के अंदर, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो उनकी सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है और वेरी कम जो लेस अमाउंट ऑफ गैसेस जो है डिसॉल्व हो पाता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये था रीजन कि क्योंकि जो गैसेस हैं जब डिसॉल्व करती हैं वो इवोल्यूशन ऑफ हीट करती हैं। जब डिसॉल्व होती हैं यानी कि हीट बाहर निकलती है, और हीट जिस प्रोसेस में बाहर निकलती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है, इसीलिए इनको कम हीट की आवश्यकता होगी और ज्यादा हीट में क्या होगा? इनके लेस अमाउंट ऑफ गैसेस विल बी डिसॉल्व इन द लिक्विड। और इसी को क्या बोला जाता है कि इसकी सोल्युबिलिटी में क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। क्योंकि सोल्युबिलिटी क्या होती है? बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कितना अमाउंट हम डिसॉल्व कर पाते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट हम डिसॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ज्यादा है सोल्युबिलिटी। अगर कम अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट हम डिसॉल्व कर पाते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या है? कम है। अगर कम कर पाते हैं, अगर ज्यादा कर पा रहे हैं तो ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ? सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब प्रेशर का इफेक्ट क्या है? द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस एज प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, जो सोल्युबिलिटी है इंक्रीज करती है प्रेशर के साथ। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि इफेक्ट क्या होता है प्रेशर का गैसेस के ऊपर। उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। और इस रिलेशनशिप को हेनरी ने दर्शाया था। ठीक है, हेनरी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है? इनके रिलेशनशिप को दर्शाया था। हेनरी गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन किस के बीच? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, उनके बीच में जो है रिलेशनशिप बताया था। और इसी रिलेशनशिप को बोला जाता है हेनरीज लॉ। क्या बोला जाता है? हेनरीज लॉ। ठीक है, अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है? The mass of a gas dissolved per unit volume of solvent at a given temperature is directly proportional to the pressure of gas। कि जो क्या है हमारा जो मास ऑफ गैस है, जो हमारा मास ऑफ गैस है
जो क्या करना है, जो डिजोल्व हो रहा है किसके अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोलवेंट। कोई भी सोलवेंट है उसके अंदर उसकी वॉल्यूम दी गई, कितने वॉल्यूम सोलवेंट के अंदर हमें गैस डिजोल्व करनी है। तो जो मास है गैस का जो डिजोल्व कर रहा है वो उसके अंदर वॉल्यूम सोलवेंट के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ द गैस के। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो मास ऑफ गैस भी बढ़ेगा। जो डिसॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो मतलब सोलवेंट के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मास ऑफ गैस वो भी बढ़ेगा अगर प्रेशर बढ़ा दिया हमने गैस का। ठीक है, अगर कम कर दिया तो मास ऑफ गैस भी घट जाएगा। ये होता है मीनिंग सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मास हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हेनरी ने बोला कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इसको बोला जाएगा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m स्टैंड फॉर मास ऑफ गैस, p स्टैंड फॉर प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, उसको इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। तो कांस्टेंट k यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है और जिसको बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और मास को हम चेंज करेंगे जब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब इक्वल टू में चेंज करेंगे तो हम के इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है हेनरीज लॉ। ठीक है, इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अभी हमने हेनरीज लॉ पढ़ा। हेनरीज लॉ क्या बोल रहा था कि द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given solvent is directly proportional to the pressure of that particular gas। ठीक है, तो अब उसकी दूसरी फॉर्म क्या है, उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस का वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, एक इंडिविजुअल गैस का एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर है उसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर क्या होता है, सभी इंडिविजुअल गैसेस के जो प्रेशर होते हैं उनको सम अप करने के बाद जो है हमारा टोटल प्रेशर आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारा मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का, ठीक है, जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ दैट गैस के। ठीक है, तो इसको x से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, वो होता है मोल फ्रैक्शन। और हमें ये भी पता था कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी हम मोल और नीचे भी मोल, तो कैंसिल आउट हो गया था, तो x की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो जो है मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब इस साइन को भी हटाने के लिए दूसरा एक कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा, इसको हम x k डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि k हमने पीछे यूज कर लिया है कांस्टेंट। अब k डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो p को अगर हम देखें किसके इक्वल आएगा, ये जो मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई k डैश इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा क्या, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन 1 बाई k डैश टाइम्स होगा किसके, प्रेशर के ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 1 बाई k डैश को रिप्लेस कर देंगे kh से, जिसको हम बोल रहे हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है,
KH को क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, ये हेनरीज कांस्टेंट है, 1/K' को रिप्लेस कर दिया हमने KH से, ठीक है। अब जो प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, जो प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके इक्वल होगा, KH टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है। और KH जहां पे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1/K' है। अब क्या होगा, अब हम देखो प्रेशर की वॉल्यूम क्या, प्रेशर की जो यूनिट है वो हमें पता है क्या होती है, ठीक है, जो पास्कल होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक होती है, बार होती है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर की यूनिट्स हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, एक्स की हमें पता है कोई यूनिट नहीं होती। अब जो KH है उसकी यूनिट क्या होगी, देखो KH जो है उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट सेम होगी प्रेशर की यूनिट के, क्यों होगी, क्योंकि एक्स की कोई यूनिट नहीं है। अब प्रेशर की यूनिट किसके इक्वल आएगी, प्रेशर की यूनिट प्रेशर की यूनिट के इक्वल आएगी ना, तो इसलिए इसकी भी यूनिट वही होगी जो हमारी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो अब आगे आ जाती हैं 2 पॉइंट्स जो हैं, जो KH फैक्टर को डिफाइन करेंगे कि वो कैसे KH जो है हमारा जो कांस्टेंट है वो कैसे अपना इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, गैस के ऊपर, गैस की जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले क्या है, KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, जो है KH जो है, KH की जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है अलग अलग होती है अलग अलग गैसेस के साथ, ठीक है। वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की, किस नेचर की गैस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। सेम टेम्परेचर में भी अलग अलग गैसेस की अलग अलग KH वैल्यू होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो है यही बोल रही है कि KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैसेस एज डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, की अलग अलग गैसेस जो हैं उनका अलग अलग KH वैल्यू होता है सेम टेम्परेचर में भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ KH इंक्रीज, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, एक जैसा रखते हैं प्रेशर को, ना इंक्रीज करते ना डिक्रीज करते, तो KH वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा जनरल में चीज देखी गई है कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और KH वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, X जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, X जो है डिक्रीज हो जाता है और इसीलिए हमारी सोल्युबिलिटी भी जो है गैस की वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही KH इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ KH इंक्रीजेस देन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, कि अगर कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं हम, अगर फिर KH को इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्युबिलिटी होगी जो गैस की वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम वैल्यू ऑफ KH को इंक्रीज करते हैं तो X जो कि मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारे 2 पॉइंट इसके जो KH फैक्टर के हैं, ठीक है। KH क्या है, कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1/K' के, ठीक है। तो ये है जो हमारा हेनरीज लॉ है उसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसको देखो, आगे करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स KH वैल्यू का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि इन केस ऑफ O2 if we increases the temperature the value of KH also increases, ठीक है। in case of O2 if we increase the temperature the value of KH also increases, ठीक है। वैल्यू ऑफ O जो KH है वो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है और उसी के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, वो भी डिपेंड कर रहा है। अगर KH वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है और सोल्युबिलिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब O2 का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इसमें देख लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। जब टेम्परेचर हमने लिया 293 केल्विन, ठीक है, 293 केल्विन, तो हमारा KH वैल्यू था O2 का 34.86, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया 303 केल्विन, 303 केल्विन कर दिया तो इसका जो KH वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया, 46.82 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, KH वैल्यू इंक्रीज कर गई। और अब हमें पता है, हमने पिछले पॉइंट में क्या जाना था
कि KH वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होगा, यहां वाला जो O2 होगा ये लेस सोल्यूबल होगा और ये वाला जो O2 होगा ये मोर सोल्यूबल होगा। ये तो आप समझ गए होंगे क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि KH वैल्यू जैसे ही इंक्रीज कर रही है, अगर O2 का टेम्परेचर अब हमने बढ़ा दिया तो KH वैल्यू ऑफ O2 इंक्रीज कर गई है, और KH वैल्यू इंक्रीज करते ही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, और मोल फ्रैक्शन में डिक्रीमेंट हुआ तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये ज्यादा सोल्यूबल होगा, और ये जब बढ़ेगा तो जो है मोल फ्रैक्शन और डिक्रीमेंट होगा और सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेस सोल्यूबल होगा। और इसी के रीजन की वजह से कि क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हम O2 का बढ़ाएंगे तो वो लेस सोल्यूबल बन जाएगा, O2 और पानी में कम घुलेगा। इसी के रीजन की वजह से जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर जो हमारी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, एक्वेटिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो समुद्र के अंदर जो मतलब जल के अंदर रहती हैं, जलीय प्रजातियां बोली जाती हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जलीय प्रजातियां। एक्वेटिक स्पीसीज को जलीय प्रजातियां, यानी कि जो जल के अंदर अपना जीवन यापन करती हैं, उनके लिए क्या होता है, वो मोर कंफर्टेबल फील करती हैं इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में वो ज्यादा क्या करती है, कंफर्टेबल फील करती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर हॉट वाटर है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोई वार्म वाटर है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ जो ऑक्सीजन है उसकी KH वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और KH वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा और सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो कम घुलेगी उस पानी के अंदर। और जब जिस पानी के अंदर कम ऑक्सीजन होगी, क्या वहां पे कोई जलीय जीव जंतु रह पाएगा, नहीं। तो वाटर के अंदर क्या होगा, कोल्ड वाटर के अंदर ठंडा जो पानी होगा उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा सोल्यूबल होगी। ठीक है, ज्यादा सोल्यूबल होगी तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा घुली हुई मिलेगी उनको जो जलीय जीव जंतु है, और वो वहां से अपने जो रेस्पिरेशन है उसके लिए ऑक्सीजन को इजीली यूज कर पाएंगे। तो इसका रीजन क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर, बिकॉज एट लो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ K इज स्मॉलर। जब टेम्परेचर लो था तो KH की वैल्यू स्मॉलर थी दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ KH एट हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर कर दिया हमने तब KH वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गई। ठीक है, we know that as the value of KH decrease, हम जानते हैं कि जैसे KH वैल्यू डिक्रीज करती है the solubility increases, solubility इंक्रीज कर जाती है, और जब solubility इंक्रीज करेगी तो वहां पे ऑक्सीजन इजीली एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, वाटर के अंदर डिसोल्व हो पाएगी। सो solubility of O2 will be more in cold water, इसीलिए solubility of O2, ऑक्सीजन की जो solubility है डिसोल्व होने की, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होगा, कोल्ड वाटर के अंदर होगा, वहीं पे अच्छे से डिसॉल्व कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है कोल्ड वाटर के अंदर जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो इजीली सरवाइव कर पाती है और वहां पे कंफर्टेबल फील करती हैं। अब कुछ लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की। ठीक है, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ है जो वो केवल इन 3 टर्म के लिए वैलिड था। ये इसकी लिमिटेशन थी कि ये कंडीशन थी जिनके लिए वैलिड था, इनके अलावा वैलिड नहीं था। कि प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, टेम्परेचर है वो ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, और गैसेज ऐसी होनी चाहिए, जो गैस हम यूज कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद वाटर। ठीक है, वो कैसी थी, जो केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाती, ऑक्सीजन भी है और हमारी H2 भी है। ठीक है, ये N2 भी है, ये हमारी क्या है, वो गैस है। तो सिर्फ इन्हीं के लिए वैलिड है हेनरीज लॉ। ये इसकी जो है लिमिटेशंस है कि सिर्फ इन जो है प्रेशर केवल लो होना चाहिए, हाई प्रेशर पे काम नहीं कर रहा, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहा। उसके बाद गैसेज जो है वो क्या होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं करने वाली होनी चाहिए, जो केमिकली रिएक्शन ना कर पाए किसके साथ, वाटर के साथ। ऐसी गैसेज होनी चाहिए जो रिएक्ट कर पाती हैं, जैसे NH3 हो गई हमारी अमोनिया, और HCl गैस हो गई। ये इनके लिए ये वैलिड नहीं था, तो ये थी इसकी लिमिटेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ
हेनरीज लॉ, ठीक है, इसकी कहां कहां पे अप्लाई किया जाता है हेनरीज लॉ को, वो पढ़ेंगे, जानेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।